अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सर्जी, जिसको हम पढ़ रहे हैं यूनिस एंजल की बुक चैप्टर नंबर 8। टॉपिक नेम एक्सर्जी। एक्सर्जी है क्या चीज़, इसको हम आज डिटेल से देखेंगे। जैसे आपको मालूम है, जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो जो एनर्जी पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की, तो उनकी जो कोशिश है वो यही है कि जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनको हम इस तरह यूज़ करें, इस तरह के डिवाइसेस बनाएं जिनसे इनकी जो मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो जो एनर्जी की जो मैक्सिमम एबिलिटी है टू परफॉर्म अ यूज़फुल वर्क, जिससे जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाए। तो एक्सर्जी बिल्कुल वही चीज़ है कि हमने मेजर क्या करना है कि जो एनर्जी का जो यूज़फुल वर्क पोटेंशियल है वो कितना है, उसको हम एक्सर्जी का नाम देते हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना मत भूलिएगा जी। अभी आते हैं टॉपिक की डिटेल्स की तरफ। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो मेनली डील करता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में, कि आप जो उसमें क्लियरली वो जो डिफ़ाइन करता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट जो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक्सचेंज हो रही है, 5 किलो जूल वर्क परफॉर्म हो रहा है, कितने कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई, एक्सचेंज हुई। तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें बहुत सीधी सीधी थी, उसमें कोई आपके लिए चैलेंज नहीं था फॉर इंजीनियर्स। बट जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा चैप्टर 6 में, तो इसमें हमने देखा कि काफ़ी इसमें जो इसकी डेप्थ है वो ज़्यादा है, बिकॉज इट डील्स द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी। हमने डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ा, तो हमने देखा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो बहुत ही वेरी पावरफुल टूल है कि जो किसी भी जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसको, जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कितना वो डीपली एनालाइज करके देता है सिस्टम को, जो सिस्टम से कितनी एनर्जी जा रही है, कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, कितनी एंट्रोपी जनरेशन हो रही है उसमें। तो एक्सर्जी में हम देखेंगे उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल से, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एक्सर्जी? एक्सर्जी, the useful work potential of a given amount of energy at some specified state is called exergy. एक्सर्जी को अवेलेबिलिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर जो एक्सर्जी की टर्मिनोलॉजी थी वहाँ पे अवेलेबिलिटी वो यूज़ किया गया है। इसको अवेलेबल एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। The next term that we are going to define is the dead state. Dead state है क्या चीज़? जब आपका सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम उसमें इस्टेब्लिश हो जाए विद द इन्वायरमेंट, तो उसको हम जो स्टेट होगी उसको हम कहेंगे जो डेड स्टेट। जो आपके सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही हो जाएं जो के इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो then we can say there is a thermodynamic equilibrium established between system and surrounding. For example, जो हमारे पास एयर है एक सिलेंडर में, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही हैं जो इन्वायरमेंट की है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है जो कि सिस्टम का है और जो सराउंडिंग का है। तो इसको हम कह सकते हैं जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है विद इट्स इन्वायरमेंट। तो इस जो स्टेट होगी, इस स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट। इन द सेम मैनर अगर हम एग्जांपल लें, जो ह्यूमन बॉडी है, खुदा न खास्ता अगर हमारे पास अगर जो हमारे बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो वही हो जाएं जो कि बाहर के पैरामीटर्स हैं, जो सराउंडिंग के पैरामीटर हैं, तो उसको फिर हम डेड बॉडी कहते हैं। जो जितना प्रेशर और जो टेम्परेचर और जो उस पर जो बॉडी का हो वही इन्वायरमेंट का हो, तो उसको हम डेड स्टेट कहा जाता है।
क्योंकि उस वक्त जो आपकी कोई भी मुफीद काम करने की सलाहियत आप में नहीं होती, जो जो डेड बॉडी होती है, जो उसके पास कोई मुफीद काम करने की सलाहियत कैसे आ सकती है। सो एट डेड स्टेट द यूज वर्क पोटेंशियल, जिसको हम एक्सर्जी कहते हैं, ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज़ ज़ीरो। तो डेड स्टेट में क्या होता है, जो एक्सर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। एक्सर्जी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो जोरन रेंट ने करवाया था इन 1956। जो एक्सर्जी है वो ग्रीक वर्ड है, एक्स एंड एर्गॉन, जिसका मतलब है फ्रॉम वर्क से, एर्गॉन मींस वर्किंग। बाद में फिर इसमें जो काम किया था वो जे गिब्स ने काफ़ी काम किया था, उसने फिर काफ़ी इस पे कॉन्सेप्ट डेवलप किए और उसमें रिसर्च वर्क काफ़ी किया है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए प्रोसेस, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जबकि जो एक्सर्जी है वो always destroyed when a process is irreversible. For example, loss of heat to the environment. This destruction is proportional to the entropy increase of a system together with its surrounding. इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। The destroyed exergy has been called energy. For an isothermal process, exergy and energy are interchangeable terms and there is no energy. एनर्जी क्या चीज़ है, इस अभी हमने एक्सर्जी एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ी फॉर सम ऑफ पीपल, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही नया वर्ड आपने सुना होगा। अब जो नया एक टर्मिनोलॉजी है वो एनर्जी है। एक्सर्जी क्या चीज़ है, हमने कहा कि जो यूज़फुल वर्क पोटेंशियल है एनर्जी का, उसको हमने नाम दे दिया एक्सर्जी का। अब उसके बाद जो एनर्जी वो काम नहीं कर सकी, जो वेस्ट में चलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो कुछ तो जो कोई यूज़फुल वर्क हो गया, तो जो अनयूज़फुल जो वेस्ट में चली गई एनर्जी, जिससे हम वर्क परफॉर्म नहीं करवा पाए, उस एनर्जी का जो पोर्शन होगा, दैट पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी। A system delivers the maximum possible work as it undergoes a reversible process from the specified initial state to the state of its environment, that is the dead state. अब जो भी सिस्टम होगा, जो उसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो डेड स्टेट होगी, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमने यही पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जब जो सिस्टम जाता है तब वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करके देता है। दिस रिप्रेजेंट्स द यूजफुल वर्क पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट द स्पेसिफाइड स्टेट एंड इज कॉल्ड एक्सर्जी। Exergy represents the upper limit on the amount of work a device can deliver without violating any thermodynamic laws. तो एक्सर्जी रिप्रेजेंट करती है जो मैक्सिमम अमाउंट, जो उसकी जो अपर लिमिट है किसी भी डिवाइस की परफॉर्म करने की, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। वो कितना एफिशिएंट जो डिवाइस है, वो जो मैक्सिमम वर्क लिमिट है उसकी, तो उसको भी एक्सर्जी कहा जाता है, अगर विदाउट वायलेटिंग एनी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम ऑब्ज़र्व करें जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसमें सलाहियत है बहुत ज़्यादा, इट कंटेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसमें लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई आंधी आती है, हैवी स्टॉर्म्स आते हैं, तो आपने देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, डैमेजेस होते हैं, दरख्त गिरते हैं, लोगों के घर उठ जाते हैं। तो उससे जो यूज़फुल वर्क तो कोई नहीं ले पा रहे होते हम, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लिए वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, जो एक्सर्जी है वो ज़ीरो है। सो देयर इज़ नो एक्सर्जी इन एटमॉस्फेयर। तो जो उसके although it has a huge amount of energy, but there is no exergy. अभी जो हम आते हैं इमीडिएट सराउंडिंग की तरफ। इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, अगर हम पोटैटो की एग्जांपल लें, जिसको बेक किया हॉट पोटैटो है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो जो सबसे पहली चीज़ इम्पेक्ट करेगी वो इसकी इमीडिएट सराउंडिंग है।
जब पोटैटो आएगा इन्वायरमेंट में, जो पोटैटो के इर्द गिर्द का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग, जो कि मोस्ट इम्पेक्ट करता है। अगर जो हम अपने रूम में बैठे हैं तो हमारा जो टेबल है, जिस चेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें पड़ी हैं, दोज आर इमीडिएट सराउंडिंग फॉर अस। बट अगर जो बाहर का जो कमरे का जो बाहर के माहौल है वो हमारे लिए सराउंडिंग तो है बट इमीडिएट सराउंडिंग नहीं है। तो इमीडिएट सराउंडिंग वही है जो आपके बिल्कुल नियर बाई हो, जो ज़्यादा सिस्टम पे इम्पेक्ट करती हों। The immediate surrounding of a hot potato are simply the temperature gradient zone of the air next to the potato. तो इसमें जो ये डॉटेड लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग फॉर दिस एग्जांपल। जी अभी आते हैं एक्सर्जी की जो एसोसिएशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी थी बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, हमने उसका जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के वो पढ़ चुके हैं। तो उसी को अगर हम एक्सर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम रीराइट करेंगे एक्स के ई। इसमें फॉर यूनिट मास के लिए जो हम रिलेशन लिखेंगे वो होगी वी स्क्वायर बाई 2, जिसके यूनिट्स होंगे केजी पर किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिलेशन लिखेंगे वो फिर एक्स पी ई, जो कि फॉर यूनिट मास के लिए जिसको हम लिख सकते हैं जी जेड। जेड इसमें जो एलिवेशन है और जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसके यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम। The exergies of kinetic and potential energies are equal to themselves and they are entirely available for work. जो kinetic और potential energy है, those are both of form of mechanical energy, जिसको आप entirely work में convert कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी आ रही है तो जितना हम उसको यूज़फुल वर्क उससे परफॉर्म कर सकते हैं, ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सर्जी। एक्सर्जी क्या है? जो उसकी जो पोटेंशियल है मैक्सिमम वर्क, यूज़फुल वर्क, तो और वो पोर्शन जिसको वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम कन्वर्ट या परफॉर्म नहीं करवा सकते उस डिवाइस से, जो कि डिवाइस जिसको एनर्जी सप्लाई हो रही है, जो डिवाइस वर्क कर रहा है, जो सिस्टम पे काम हो रहा है, अगर उसमें एबिलिटी नहीं है उसका जो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को वो कन्वर्ट कर पाए यूज़फुल वर्क में, तो उसमें उसको वो सिंक में एनर्जी को वो रिलीज़ करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसको वेस्ट भी हम वेस्ट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो उस पार्ट ऑफ एनर्जी को अनअवेलेबल एनर्जी कहा जाता है, और ये जो पार्ट है इसको हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। तो अवेलेबल एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा है, जो एक्सर्जी दैट इज़ इक्वलेंट टू एक्सर्जी। जो पुरानी जो जिसकी डेफिनेशन थी वो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन इसको फिर एक्सर्जी का नाम दिया गया है। Unavailable energy is the portion of energy that cannot be converted to work by even a reversible heat engine. जबकि हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल हीट इंजन जो है ये मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। जी अभी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, हमारे पास जो एग्जांपल है विंड टरबाइन की है। विंड टरबाइन इंस्टॉल की जाती हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉब्लम जो है हमारे पास उसमें जो विंड टरबाइन है जिसका जो डायामीटर है 12 मीटर है रोटर का, उसके फिगर मिसिंग है, इज़ टू बी इंस्टॉल एट अ लोकेशन जहाँ पे जो विंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो डिटरमाइन क्या करना है, जो उसकी मैक्सिमम पावर दैट कैन बी जनरेटेड बाय द विंड टरबाइन, कि विंड टरबाइन कितनी मैक्सिमम पावर जनरेट करके दे सकती है। जी बहुत ही सिंपल सा था, उसमें वेलोसिटी गिवन है तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सी एनर्जी रिलेशन आप उस पर लगा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन आप लगाएंगे, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो उसको आपने वैल्यू में पुट किया, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई 0.05 किलो जूल पर केजी। अब अगर हमने उसकी जो मैक्सिमम पावर निकालनी हो तो हमें फिर जो एयर का जो मास है वो भी मालूम होना चाहिए। तो एयर का मास हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फिर उसके हमें एयर डेंसिटी चाहिए। एयर डेंसिटी हमें जो प्रोवाइडेड है 1.18 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो अगर हमने मास को फाइंड आउट करना है तो फिर आप रोवी वाले फार्मूले से लगाया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके डेंसिटी गिवन है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आपने वैल्यू दोनों की पुट की, डायमीटर गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो हमारे पास जो मास फ्लो रेट आया वो आएगा 1335 kg पर सेकेंड। तो अब हम मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी यूनिट मास के लिए आप निकाली थी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो मास फ्लो रेट निकाला है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आ जाएगी विंड टरबाइन की, वो आएगी 66.8 किलो वाट। बट इन रियलिटी जो इनकी एफिशिएंसी होती है विंड टरबाइन की वो कम होती है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 30%। अगर आप इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66.8 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अराउंड अबाउट 20 किलो वाट आ जाएगा। लेकिन वो आपसे पूछा नहीं गया, आपसे जो मैक्सिमम पावर है जनरेशन वही आपने फाइंड आउट करनी है। जी, आज का जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो है फर्नस से रिलेटेड। हमारे पास एक लार्ज फर्नस है जो कि हीट ट्रांसफ़र कर रहा है 2000 रैंकाइन पे एट अ स्टडी रेट ऑफ 3000 BTU पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है हमने, डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सर्जी फ्लो एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफ़र। तो एक्सर्जी का जो रेट है, रेट ऑफ एक्सर्जी, वो फाइंड आउट करनी है। और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो गिवन है 77 फ़ारेनहाइट। हमारे पास दो टेम्परेचर हैं। एक इसको अगर हम हॉट रिजर्वायर कंसिडर करें तो जो TH हमारे पास गिवन है वो 2000 रैंकाइन है, और जो इन्वायरमेंट का है वो 77 फ़ारेनहाइट। उसको आप कन्वर्ट करें रैंकाइन में तो हमारे पास जो 537 रैंकाइन में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है हमें, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वो डिस्कस कर चुके हैं। वो एफिशिएंसी किसके बराबर है, 1 - TL/TH। दोनों टेम्परेचर हमें गिवन है, तो वहाँ से जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 73.2%। अब हमने फाइंड आउट करना था एक्सर्जी फ्लो रेट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एक्सर्जी फ्लो रेट क्या है कि जो हमें सिस्टम है, जो हीट इंजन है, उसकी जो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क कितना वो परफॉर्म करके दे सकता है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो कि जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल है, जो आउटपुट ओवर इनपुट, वर्क ओवर जो हीट उसको प्रोवाइड हो रही है। तो एफिशिएंसी हमने निकाल ली है रिवर्सिबल के केस में। तो मैक्सिमम वर्क हम निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई कर दें जो हीट वो ट्रांसफ़र कर रहा है 0.732 इंटू 3000 BTU पर सेकेंड। तो ये जो मैक्सिमम हमारे पास एक्सर्जी फ्लो रेट आ गया 2196 BTU पर सेकेंड। ये वो वर्क है जो ये हीट इंजन परफॉर्म कर सकता है मैक्सिमम। तो अब ये हमारे पास ये अवेलेबल जो एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, अब एक्सर्जी जो है जो हमने निकाली है। तो फिर अनअवेलेबल एनर्जी इस केस में क्या होगी, अगर हम इसको एफिशिएंसी देखें तो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो 73.2% है। तो उसको अगर आप 100 से माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 26.8%। वो एनर्जी होगी जिसको ये सिस्टम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जी, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन क्लिक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।